चिंकी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया में साल के जाते आते खबरें कम होने लगती हैं और फिर जैसे ही नए साल का दूसरा हफ्ता आता है खबरें वापस से बढ़ने लगती हैं। तो खबरें एक्चुअली वापस से बढ़ने लगी हैं। तो इनमें से कुछ गिनी चुनी और इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। मेरा वादा है कि आप पछताएंगे नहीं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और टीकेओ ग्रुप मिल के बॉक्सिंग की नई लीग चालू करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि टीकेओ ग्रुप के अंदर ही यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई आते हैं। हम सभी को पहले से ही पता है कि डेना वाइट के हमेशा से बॉक्सिंग में एम्बिशन रहे हैं। एक समय डेना वाइट बॉक्सिंग कोच था, एक समय डेना वाइट जुबा बॉक्सिंग की बात कर रहा था और एक समय डेना वाइट बॉक्सिंग मैच में टीटो ऑर्टिज का सामना करने वाला था। पर हर बार डेना वाइट के साथ बॉक्सिंग के गेम में हाथ को आया मुंह न लगा वाला गेम हुआ। और बोला उसका कारण ये नहीं था कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। उसका कारण ये था कि अमेरिका में एक थिंकिंग है जो कहती है कि किसी भी नई चीज़ में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो जब यूएफसी जूफा के अंदर था तब भी, जब यूएफसी एंडीवर के अंदर था तब भी, और आज जब यूएफसी टीकेओ के अंदर है तब भी, तीनों टाइम बॉक्सिंग के लिए पैसा था यूएफसी के पास, पर यूएफसी ने कभी निकाला नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नया बिजनेस चालू करना है तो अपने पैसे से नहीं करना चाहिए, ऐसी इनकी थिंकिंग है। और आप जब सऊदी अरेबिया बॉक्सिंग में ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा खर्च कर रहा है, बहुत बड़ा धन पशु बन के उभरा है, तो यूएफसी को भी खर्चा करने के लिए पैसा मिल गया है। इसीलिए ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, देखिए बॉक्सिंग और यूएफसी में कई डिफरेंस हैं, बट एक बात हमेशा से बॉक्सिंग में अच्छी रही है कि यहाँ पे फाइटर्स को एक्चुअल में काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है और इस वजह से काफ़ी लंबे निगोशिएशन होते हैं। और इस वजह से सबसे ख़राब बात ये होती है कि कई बार पीक फाइटर दूसरे पीक फाइटर्स हमें फाइट करते हुए नज़र नहीं आते। इसके कई केस हैं जो मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ। पर जब से टर्की अल शेख आया है बॉक्सिंग में, तब से हम फाइटर्स को उनके पीक में फाइट करते हुए देख रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन फाइटर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि उनको मुँह मांगा पैसा दिया जा रहा है। वैसे मैं ये बता दूं कि ये टर्की अल शेख का पैसा नहीं है, ये रियाद सीजन का ये पैसा नहीं है, ये सऊदी अरेबिया सॉवरेन वेल्थ फंड जो है उसका पैसा है। उसका एक स्पोर्ट्स प्रमोशन डिवीज़न है जिसमें टर्की अल शेख उसका लीडर है। वैसे टर्की अल शेख के पास अपना भी पैसा है। बॉक्सिंग की दुनिया में रिंग मैगजीन काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड मैगजीन मानी जाती है, तो टर्की अल शेख ने अपने पैसे से रिंग मैगजीन खरीदी है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में अलग से बात करेंगे। बाद वापस आते हैं बॉक्सिंग लीग के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि टर्की अल शेख तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी बॉक्सिंग फाइट करा रहा है, तो उसको यूएफसी की क्या ज़रूरत है, या फिर कहा जाए कि टीकेओ की क्या ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से ये प्लान कुछ इस तरह से होता है, हो सकता है कि टर्की अल शेख जो फाइट्स करा रहा है ना बड़े लेवल पे, वो फाइट होती रहेंगी और ये जो नया ग्रुप है, ये जो नई बॉक्सिंग लीग है, ये राइजिंग टैलेंट पे, अपकमिंग टैलेंट पे ध्यान देगा। क्योंकि अब यूएफसी को अच्छा माने या न माने, पर कभी कभी वो टैलेंट को नर्चर करने की आदत है उनकी। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि यूएफसी के अंदर बड़े नाम वाले सितारे ऑलरेडी हैं एमएमए की दुनिया में, तो उनकी अगर बॉक्सिंग की सुपर फाइट कराना हो तो इस नए बॉक्सिंग लीग के अंतर्गत कराई जा सकती है। बॉक्सिंग की दुनिया में हो या एमएमए की दुनिया में हो या प्रमोशन के किसी भी तरीके की दुनिया में हो, उसमें यह है कि नए राइजिंग टैलेंट को दुनिया में इसी तरह दिखाया जाता है कि किसी बड़ी फाइट के अंडर कार्ड में वो होते हैं। आप कॉनर मैकग्रेगर और मैवेदर की फाइट देखने जाएंगे और आपको अंडर कार्ड में छोटे मोटे सितारे नजर आएंगे जो बाद में जाके बड़े फाइटर बनते हैं। तो इसी तरह का कोई वेंचर होगा। आगे अगर इसकी कोई डिटेल आती है तो हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मैकेंजी डर्न और अमेंडा हीबस की फाइट्स को लेकर है। आप सभी को पता है कि यूएफसी वेगस 101 में मैकेंजी डर्न और अमेंडा हीबस की फाइट होने वाली है। तो मैकेंजी डर्न ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो रिग्रेट करती है कि उसने अमेंडा हीबस वाली फ़ाइट ली थी और शायद अमेंडा हीबस वाली फ़ाइट लेने के बाद ही उसका कैरियर डाउन टर्न पे चला गया। आपको याद है कि उससे पहले मैकेंजी डर्न काफ़ी अप एंड रनिंग थी। देखिए, मैकेंजी डर्न को ये लगता है कि अगर वो अमेंडा हीबस वाली फ़ाइट नहीं लेती तो उसका कैरियर अभी भी ऊपर ही चल रहा होता। मेरे हिसाब से मैकेंजी डर्न एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि मैकेंजी डर्न में जो कमियां अमेंडा हीबस के समय थी ना, धर्म की बात तो ये है कि आज भी उनमें से बहुत सारी कमियां हैं और वो फाइट आज से लगभग 4.5 से 5 साल पहले हुई थी। मैकेंजी डर्न क्या अच्छी जुजित्सु फाइटर है, बहुत अच्छी जुजित्सु फाइटर है। मैकेंजी डर्न क्या टफ है, बहुत टफ लड़की है। बट क्या हम बहुत इंप्रूवमेंट देखते हैं मैकेंजी डर्न की स्ट्राइकिंग एबिलिटी में? बिल्कुल नहीं देखते हैं।
स्ट्राइकिंग की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपका हेड मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सामने वाले का जब काउंटर स्ट्राइक आएगा तो आपका सर उसके मुक्के का इंतज़ार कर रहा होगा. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैकेंजी डन नीड टू अंडरस्टैंड, दैट शी नीड टू better herself, she need to get better skills, and she need to improve herself. Amanda Ribas has nothing to do with her career getting derailed. खैर हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं. खैर उससे पहले मैं ये बता दूं कि आई एम नॉट श्योर कि मैं इस फाइट का एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को कोई भी फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है. वैसे ये फाइट ही थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर अमेंडा रीबस जीतती है तो फिर से टाइटल की बातें हो सकती हैं, बट फिर भी आई एम नॉट श्योर कि मैं करूँगा. अगली खबर हमेशा की तरह कॉनर मैकग्रेगर और लोगन पॉल की फाइट को लेकर है. मैं पहले जो सारी बातें हैं वो आपको बस समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन इन सब के बारे में क्या है. ठीक है. तो हाल ही के दिनों में ये खबरें आई न्यूज़पेपर्स में कि भाई ऐसा है कि लोगन पॉल का कहना है कि उसके WWE, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके WWE के फुल टाइम शेड्यूल की वजह से शायद वो अवेलेबल ना हो कॉनर मैकग्रेगर वाली फाइट के लिए. तो जैसे ही लोगन पॉल पिक्चर से हटा, KSI दौड़ते हुए आया, बोला कि मैं फाइट करूंगा कॉनर मैकग्रेगर से. वैसे कॉनर मैकग्रेगर और KSI की फाइट की बातें पहले भी हो चुकी हैं, 2 साल पहले भी हो चुकी हैं, 4 साल पहले भी हो चुकी हैं और 6 महीने पहले भी हो चुकी हैं. पर उन सबका रिजल्ट वही निकला जो इस फाइट का भी निकलने वाला है कि इन दोनों की जो फाइट अभी तो नहीं होने वाली. अब बात वापस चलते हैं लोगन पॉल और उसके फुल टाइम WWE शेड्यूल की. दोस्त WWE TKO के अंदर आता है, कॉनर मैकग्रेगर TKO के अंदर आता है. तो अगर ये फाइट होनी होगी तो ये फाइट हो जाएगी. ये सारी नेगोशिएशन नॉनसेंस है. देखिए मेरे को सलमान खान के स्टारडम पे कोई शक नहीं है, बट ये मानना कि सलमान खान बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी है, ये गलत फहमी होगी. अरबाज खान के बारे में भी मेरे ऐसे ही कुछ विचार हैं और सोहेल खान के बारे में भी शायद ऐसे ही कुछ विचार हैं. बट इन तीनों के बाप सलीम खान के बारे में मेरे विचार बहुत अच्छे हैं. मेरा मानना है कि सलीम खान को जितनी देर सुना जाए ना उतना कम होता है. अब आप बोलेंगे कि सारी फाइट में तुम सलीम खान को कहाँ लेके आ गए. सलीम खान ने एक बात कही कि दुनिया में हाँ कहने के पैसे नहीं मिलते हैं, दुनिया में हमेशा ना कहने के पैसे मिलते हैं, और ना कहने पर ही तुम्हारे पैसे बढ़ते हैं. ठीक है ना. लोगन पॉल अगर बोलेगा कि मैं फाइट के लिए अवेलेबल हूँ, यस आई वांट टू फाइट एंड दिस एंड ऑल दैट, तो पैसे नहीं मिलेंगे. पर अगर वो बोलेगा नहीं अवेलेबल नहीं हो तो उसका पैसा बढ़ेगा. ध्यान रखना, जब ज़िंदगी में तुम कुछ हासिल कर लोगे ना, उसके बाद तुमको ना कहने के ही पैसे मिलेंगे, हाँ कहने के नहीं. ठीक. फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. मैं इस बारे में बता दूं कि अगर फाइट होगी तो इन दोनों के बीच में ही होगी, नहीं तो नहीं होगी. थोड़ी सी BKFC की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि BKFC के बारे में मेरा मानना है कि UFC के बाद अगर कॉम्बैट स्पोर्ट में कोई और प्रमोशन है जो एक्चुअली सक्सेसफुल है तो वो BKFC है ना. तो वो वैसे राइजन भी काफ़ी सक्सेसफुल है ना. 1 चैम्पियनशिप और PFL लैग कर रहे हैं. 1 चैम्पियनशिप के पास अच्छा प्रोडक्ट है, PFL के पास क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्त. उनके पास बहुत अच्छा फाइटर है. खैर हम BKFC में वापस लौटते हैं. BKFC के डेविड फेल्डमैन का कहना है कि रॉबी लॉलर वर्सेस माइक पेरी की फाइट की बातें जो है वो चल रही हैं और अब सिर्फ पैसे पे बात अटकी है. तो उस पैसे पे अगर बात अटकी है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे तो बात अटकी है. अगर तुम ये कहते कि पैसा डिसाइड हो गया, बाकी सारी चीज़ों पर बात अटकी, तो हम मानते कि 90% फाइट तय है. एनीवेज एनी टाइम अगर अपने को मौका मिले माइक पेरी को फाइट करने का, देखने का, तो आई एम अप फॉर इट. एंड एनी टाइम आई गेट टू सी रॉबी लॉलर, आई एम अप फॉर इट. सो देखते हैं इस कहानी का क्या होता है. अगली खबर डैनियल कॉर्मिया और जॉन जोन्स को लेकर है. देखिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि किसने क्या क्या कहा, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना. और उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे. डैनियल कॉर्मिया को नहीं लगता है कि $30 मिलियन मिलने चाहिए जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनॉल की फाइट के लिए. डैनियल कॉर्मिया ने आगे भी कहा कि अगर देखो मेरे को उसको फिगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर $30 मिलियन कॉर्नर मैकग्रेगर को मिलता है ना तो वो अलग बात है, बट जॉन जोन्स उतना बड़ा स्टार नहीं है. उसके बाद डैनियल कॉर्मिया ने एक और बात बोली जिससे कि सारी की सारी पिक्चर खुल गई. वो ये है कि डैनियल कॉर्मिया ने कहा कि हम जो फाइट कर रहे थे ना तो ये तो वर्ल्ड ऑफ आर्ट फिगर है. डैनियल कॉर्मिया, अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ. डैनियल कॉर्मिया ये वर्ल्ड ऑफ आर्ट फिगर क्यों है पता है? क्योंकि तुमने ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल किया पर कभी अपनी वैल्यू की नहीं. तुमने अपने प्रोमोटर को हमेशा मालिक की तरह ट्रीट किया और आज भी मालिक के कुत्ते की तरह तुम तो गली गली भौंकते हुए नजर आते हो. तुमने अपनी कभी वैल्यू नहीं की, तुमको कभी इतना बड़ा फिगर मिलने के चांसेस नहीं थे. इसका मतलब ये है कि जॉन जोन्स को भी नहीं मिलने चाहिए. क्या जॉन जोन्स कॉनर मैकग्रेगर के जितना बड़ा स्टार है? आई डोंट थिंक सो. पर उतना बड़े स्टार होने की ज़रूरत है नहीं. कॉनर मैकग्रेगर को छोड़िए, आप जॉन जोन्स के आप सारे फाइटिंग फिगर देखेंगे ना पेपर व्यू,
तो वो कहीं ना कहीं $500,000 से $800,000 के आसपास आता है। अगर $800,000 को लेके हम चले ना, तो $70 के पेपर व्यू के हिसाब से $56 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ पेपर व्यू से। जॉन जोन्स के आप ऐसी कोई फाइट नहीं देखेंगे जहाँ पे आपको $10 मिलियन से कम का गेट मिलेगा। तो आप 10 मिलियन वो जोड़ लीजिए, $66 मिलियन का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो गया। अभी मैंने स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं जोड़े हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप को भी जोड़ लेते हैं तो 66 में $20 मिलियन और जोड़ लीजिए, $86 मिलियन का रेवेन्यू हो गया। और अभी मैंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं जोड़े हैं। देखिए, हर जगह पे पेपर व्यू नहीं आता, जैसे इंडिया में है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अंतर्गत आता है। अगर मैं उनको भी जोड़ लूँगा ना तो भी $100 मिलियन से क्रॉस बात जाती है। तो अगर जॉन जोन्स नॉर्मल फाइट में $100 मिलियन जनरेट कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए एस्पिनॉल वाली फाइट जिसके बारे में हर कोई आदमी बात कर रहा है, उसमें $150 मिलियन जनरेट करेगा उस पूरे उसमें। तो उसमें से $30 मिलियन जॉन जोन्स को क्यों नहीं मिलने चाहिए? माफ़ करना, पर जॉन जोन्स डीसी की तरह नहीं है जो यूएफसी को अपना बाप मानता है। उसको पता है कि यूएफसी अगर उसको $30 मिलियन देगी ना तो उससे $100 मिलियन निकाल लेगी। और जॉन जोन्स को अपनी काबिलियत पर भरोसा है। उसको पता है कि वो हारे या फाइट जीते उसको देखने लोग आएंगे। अगर जॉन जोन्स कमेंटेटर वाली जॉब भी करना चाहता ना कभी ज़िंदगी में, तो भी इसको इतना भरोसा रहता है कि अगर मेरे को यूएफसी जॉब नहीं देगा ना तो कोई और दे देगा, क्योंकि मैं काबिल हूँ। उसकी हरकतें डीसी की जैसी नहीं होती। देखिए, आप सभी को लगता है कि मैं डीसी पर ब्रैग करता हूँ। देखिए, डीसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसको अपनी काबिलियत का खुद ही अंदाज़ा नहीं है। एनीवेज यार, ये सब खबरें थी। मैंने ट्विची टाइप एक खबर के बाद दूसरी खबर के बाद तीसरी खबर, ये सब बताते हैं आपको, इसलिए मैंने हर खबर में आज मैं डिटेल में गया था। आप बताइए कैसा लगा होगा वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इनफैक्ट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।